नाइट्रेट सॉल्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट सॉल्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इधर, जैसे MnO3X, इसको अगर हम हीट कर दिए तो यहां पर एक तो बनेगा M2OX प्लस XnO2, हाँ यही बनना चाहिए, एक्सेप्ट MnO3, M बराबर सोडियम रुबिडियम और सीजियम। तो यहां पर अगर हम MnO3 इसको अगर हमने हीट कर दिया तो यहां पर M2O प्लस N2 प्लस 3/2O2 ये बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर ये बनेगा 3/2O2 और ये M2OX, ये कितना हो रहा है? 3X ही तो हो रहा है। हाँ ये हमारा M, ये 1/2 M2OX प्लस X/2O2, ये बात समझ में आया ना? ये बनेगा। इसके अंदर मेटल नाइट्रेट भी हीट होता है, ये बात समझ में आया? यहाँ पर ये जो गैस है ये ब्राउन कलर की गैस होगी और ये जो गैस है ये कलरलेस होगी, हाईली स्टेबल भी होती है N2। तो पूछ लिया जाएगा कि करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट है उसका जो एनो मतलब डाइमराइजेशन बिहेवियर है, तो समझ लेना। समझ में आ रहा है? जैसे इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हमने हीट कर दिया तो कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो CaO आ जाएगा प्लस NO2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 2NO2 प्लस हाफ O2 ये आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से जिंक नाइट्रेट को अगर हम कर देंगे तो जिंक नाइट्रेट को करने पर ZnO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2 ये आ जाएगा। क्लियर है? AgNO3, अब AgNO3 को हीट किया तो ये Ag2O, Ag प्लस NO2 प्लस हाफ O2 ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर है? समझ गए? तो नाइट्रेट से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, लिख लो ये।
6/2O2 बैलेंस कर लो, वही आ रहा होगा। हाँ बैलेंस करनी है, वैसे इनकी बैलेंसिंग एग्जैक्टली पूछी भी नहीं जाएगी, इनकी बैलेंसिंग और करनी भी पड़ेगी तो आप कर सकते हो, है ना। कहाँ पर इसके लिए ये तो कर ही सकते हैं ना, जैसे ये ऑक्सीजन 6 है तो 1 4 5 और 1 6 सही तो है। एक हाथ में बैलेंस नहीं भी है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोडक्ट्स याद रखो बस। चलें, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स का तो सीख ही लिया हमने इंटरेक्शंस में, है ना। और कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड को एक साथ कंपेयर करेंगे तो आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा होगा, लेकिन कोवलेंट सॉलिड से करेंगे तो हाँ कोवलेंट सॉलिड का ज़्यादा होगा, है ना। देखो जैसे होता क्या है बच्चों कि जहां पर मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे बात करेंगे, इफ पोलराइजेशन आयनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है ना, इज नेग्लिजिबल, पोलराइजेशन इज नेग्लिजिबल, देन अब पोलराइजेशन इज नेग्लिजिबल किन केसेस में होगा, ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। ये इतने बड़े नहीं होते कि इन एनायंस को आसानी से इनका इलेक्ट्रॉन शेयर करा पाए कैटायन, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटाइस एनर्जी निकल के आएगा, समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आया। और लेटाइस एनर्जी हम जानते ही हैं, चार्ज ऑफ कैटायन इनटू में एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, यही आ जाएगा। इफ पोलराइजेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर, if polarization is dominating factor, polarization अगर dominating factor हुआ तो melting point जो होगा is inversely proportional to polarization, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक है मेल्टिंग पॉइंट के लिए। सबसे पहले तो ये बातें समझ में आती हैं, बाद में लिखना, पहले समझो तो। अब इसके अंदर जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है, देखो जरा, BeO MgO CaO SrO और BaO, तो यहाँ पर पोलराइजेशन नेग्लिजिबल माना जाएगा। तो लेटाइस एनर्जी का जो ऑर्डर है वो ये होगा, बात समझ में आया। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होगा, बस MgO CaO और यहाँ पर कितना आ जाएगा BeO, यहाँ पर SrO और ये हमारा कितना आ जाएगा BaO। यहाँ पर थोड़ा सा पोलराइजेशन हो गया होगा, बेरिलियम का 5 वैल्यू एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा पोलराइजेशन हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा, बात समझ में आया। इसी तरीके से BeF2 MgF2
SrF2 BaF2, तो यहां पर जो लेटाइस एनर्जी है वो तो ये आएगी, है ना। लेकिन फ्लोरीन क्या है कि इसके अंदर पहली बात, यहां पर लेटाइस एनर्जी ऑक्सीजन और बेरिलियम के केस में बहुत ज्यादा आएगी, -2 +2 चार्ज है। यहां पर जो चार्ज है वो +2 और -1 है, थोड़ा सा लेटाइस एनर्जी कम आएगी, तो थोड़ा सा ही पोलराइजेशन हो गया तो बहुत पीछे खिसक जाएगा। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है ना, वो हमारा CaF2 MgF2 फिर SrF2 फिर BaF2 फिर उसके बाद BeF2, ये कहानी बन जाएगी। मुझे लगता आ रहा होगा, क्लियर है, क्लियर है, ये कहानी बन जाएगी। अब यहां पर अगर आपसे कभी ऑक्साइड का फ्लोरीन के साथ कंपैरिजन किया गया, किसका ज्यादा होगा? ऑक्साइड, क्योंकि वहां लेटाइस एनर्जी ज्यादा है। तो ऑक्साइड और फ्लोरीन के कंपैरिजन आपको ऐसे ही करने हैं, मुझे लगता है समझ पा रहे होंगे। अब एल्कलाइन मेटल्स के केस में भी हमारे कौन से बड़े फैक्टर होते हैं? एल्कलाइन मेटल्स भी बहुत कम पोलराइज कर पाते हैं, उन पे चार्ज +1 ही होता है, उनको भी क्वेश्चन हम लेटाइस एनर्जी से कर देंगे। जैसे कि LiX NaX KX RbX CSX और X = ब्रोमीन। तो यहां पर लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर ये होना चाहिए, है ना। तो लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर अगर ये होना चाहिए तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है LiX बिल्कुल यही होगा, बस NaX KX RbX CSX और LiX। क्लियर है? वही पोलराइजेशन के कारण। बात समझ में आ रही है? ये सारे क्वेश्चन लेटाइस एनर्जी से हो रहे हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास लिखा है LiI आयोडीन, KI RbI CSI, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसमें सोडियम भी हल्का सा पोलराइज कर सकता है। तो लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर तो ये हो गया, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा इसमें वो हमारा KI NaI RbI CSI और नहीं LiI, हाँ ये आ जाएगा। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? और यहां पर अगर हम बात करते हैं LiF NaF KF CSF, तो लेटाइस एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, इसमें देखो मेल्टिंग पॉइंट फिर से NaF KF LiF RbF CSF। देखो बढ़िया बात क्या है, जैसा यहाँ ऑक्सीजन वैसा यहाँ फ्लोरीन। यहाँ ऑक्सीजन में बेरिलियम तीसरे पे जा रहा था, यहाँ फ्लोरीन में लिथियम चला गया तीसरे पे। जैसा यहाँ पर फ्लोरीन वैसा यहाँ आयोडीन। समझ गए? बाकी सब तो याद रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्लियर है ना? तो थोड़े थोड़े जो वेरिएशंस हैं वो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे।
ये सारे क्वेश्चंस के अंदर लेटाइस एनर्जी डोमिनेंट फैक्टर है ना, लेटाइस एनर्जी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन किए जाएंगे। कल से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हटाऊं, देखो इधर, जैसे मान लो NaF MgF2 AlF3, लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो लेटाइस एनर्जी का चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर सोडियम +1 फ्लोरीन -1, मैग्नीशियम +2 फ्लोरीन -1, एल्यूमिनियम +3 फ्लोरीन -1। तो ये लेटाइस एनर्जी हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट भी यही होगा। ये बात समझ में आया। लेकिन अगर यही हमारा अब हम सारी बात करेंगे जहां पर पोलराइजेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर, पोलराइजेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर, तो NaX MgX2 AlX3, ये है NaX MgX2 AlX3, X हमारा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये है। तो मैं लेटाइस, अब तो लेटाइस एनर्जी की बात ही नहीं है, तो यहां पर पोलराइजेशन सबसे ज्यादा इसके अंदर होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा। डिफरेंस समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? इसी तरीके से जैसे BeX2 MgX2 CaX2 SrX2 BaX2, X इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एल्कलाइन मेटल्स के साथ पोलराइजेशन नहीं था, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में तो पोलराइजेशन होगा, तो इसके अंदर पोलराइजेशन सबसे ज्यादा ये फैक्टर होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो फैक्टर होगा वो ये होगा। क्लियर है? समझ गए? समझे क्या कहा जा रहा है? कोई दिक्कत है? लिखाइए।
चलें, दूसरी बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास MF एनाइन चेंज हो रहा है, Cl MBr Mi, इनका जो क्वेश्चन है वो हमेशा पोलराइजेशन से ही होगा। तो पोलराइजेशन यही होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। क्लियर है? पोलराइजेशन ये होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर M2F नहीं MF2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ MCl2 MBr2 Mi2, तो पोलराइजेशन का ऑर्डर ये होगा। पोलराइजेशन का ऑर्डर समझ पा रहे हैं ना? पोलराइजेशन का ऑर्डर लिख लें, तो ये मेल्टिंग पॉइंट की बात हुई। चलें, देखो जरा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो, वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स ऑफ water solubility trends of S block salts in water देखो इधर होता क्या है, कोई भी आयनिक सॉल्ट को हमने पानी में डाल दिया, जैसे कि MX सॉलिड, ठीक है। अब इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा डेट इज डेल्टा H सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास M पॉजिटिव एक्वस प्लस X नेगेटिव एक्वस ये आएगा। अब ये दो टुकड़ों में आया होगा। पहला टुकड़ा डेल्टा H लैटाइस एनर्जी मान के चल रहे हैं 1 मोल है, M पॉजिटिव गैस प्लस X नेगेटिव गैस। अब ये हमारा डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी और ये भी हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये हमारा हेज लॉ क्या कहता है, इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ एंथैल्पी चेंज तो सेम होना चाहिए और ये नेगेटिव होंगे। तो डेल्टा H सॉल्यूशन इक्वल टू डेल्टा H लैटाइस एनर्जी जो कि पॉजिटिव होगी, है ना, प्लस में डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। ये बात समझ में आया? अब हम ये चाहते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटाइस एनर्जी से ज़्यादा हो, निकलने वाली एनर्जी लगने वाली एनर्जी से ज़्यादा हो। ये एनर्जी तो लग रही होगी और ये एनर्जी रिलीज हो रही होगी, ये एनर्जी रिलीज हो रही होगी। अब एक टर्म होता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा S इज एंट्रोपी चेंज, डेल्टा S एंट्रोपी चेंज होगा तो केस 1
कि डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव है ना, और डेल्टा एस तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि रैंडमनेस तो बढ़ेगी सॉलिड से जब आप एक्वस में जाओगे। रैंडमनेस समझते हैं ना, कितना फ्रीली घूम सकता है। तो ये हमारा नेगेटिव पुट करो, ये पॉजिटिव पुट करो, तो डेल्टा जी नेगेटिव ऑलवेज, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो गिवन सॉल्ट इज सॉल्यूबल ऑलवेज, कोई कंडीशन नहीं है। केस टू, केस टू में अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव, पॉजिटिव कब हो पाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लेटाइस एनर्जी, बोलो आ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लेटाइस एनर्जी, तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस तो पॉजिटिव रहेगा ही। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव बनेगा। अब इसको ज्यादा नेगेटिव बनना पड़ेगा, तो गिवन सॉल्ट इज वाटर इनसॉल्युबल, गिवन सॉल्ट इज वाटर। अब इसमें क्या है ना, ये लिखना भी गलत है पता है। अब इसमें ऐसे लिखना ज्यादा सही है कि डेल्टा एच सॉल्यूशन का जो वैल्यू हो वो अगर टी डेल्टा एस से छोटा हो तो फिर डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, फिर से ऑलवेज सॉल्यूबल है ना। और अगर हम बात करते हैं सेकंड केस की, सेकंड केस की बात करेंगे तो डेल्टा एच सॉल्यूशन की वैल्यू टी डेल्टा एस सॉल्यूशन से बड़ी हो तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, but might be soluble at high temperature। क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। एग्जाम्पल PbCl2, PbCl2 रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं होता, मतलब नॉर्मल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ये बात समझ में आया, PbCl2 इनसॉल्युबल इन, ये बहुत काम भी आएगा पता है सॉल्ट एनालिसिस में, कोल्ड वाटर, बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, लिख लें। क्लियर है,
चले नेक्स्ट लगो, लिख लिया ना, वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक सॉल्ट्स डाउन द ग्रुप, वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक सॉल्ट्स डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, एस ब्लॉक सॉल्ट्स डाउन द ग्रुप। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लो केस 1, ये हो गया कैटायन, और ये हो गया मोनो एटॉमिक एनायन इंक्लूडिंग OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को भी मोनो एटॉमिक मान के ही क्वेश्चन करेंगे। पहला केस हम पढ़ रहे हैं कंपेरेबल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, क्वेश्चन ये है जैसे हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी का जो होता है चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन प्लस 5 से ही निकालते हैं ना रेडियस ऑफ एनायन, और लेटाइस एनर्जी है चार्ज ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ये होगा। तो यहां पर जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इस केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस स्लोली एंड लेटाइस एनर्जी डिक्रीज, तो दोनों होंगी, साइज बढ़ेगा तो रैपिडली। क्लियर है, समझ में आया? डायरेक्ट याद रखो, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और अगर हम बात करते हैं अनकंपेरेबल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, इस केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। ये जो वैलिड है दोनों केसेस, ये तब वैलिड है जब नंबर ऑफ मतलब आयनिक कंपाउंड टूटने पर नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन दोनों सेम आए। नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं केस 2 की, तो केस 2 में नंबर ऑफ कैटायंस ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायंस। अगर ऐसा निकलता है तो फिर दो केस बनेंगे। रेडियस ऑफ कैटायन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन, इसे कहा जाता है कंपेरेबल। जैसे पॉलीएटॉमिक एनायन निकल गया तो वन कंपेरेबल में ही जाएगा। समझ गए ना? इस तरीके से भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। कंपेरेबल, तो इस केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, ये हो जाएगा, और रेडियस ऑफ कैटायन मच लेसर देन रेडियस ऑफ एनायन, दैट इज अनकंपेरेबल, दैट इज अनकंपेरेबल। तो इस केस में भी सेम ही होगा। और एक तीसरा केस बनेगा, डेट इज केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा? नंबर ऑफ एनायंस ग्रेटर देन नंबर ऑफ कैटायंस। तो ये सेम एज केस 1 ये हो जाएगा। समझ गए? तो कुल मिलाकर केस 1 सीख लो, केस 2 सीख लो, केस 3 तो केस 1 जैसा ही चलेगा। समझ में आया? लिख लें।
इसमें पंखे सारे चेंज कर दिए। नहीं आपसे नहीं, आपसे नहीं, आपसे नहीं बोलता। चलें, देखो उधर हटा दूं। देखो जैसे मान लो Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3 CH2CO3। ठीक है, अब ये जो है ये अनकंपेरेबल वाला क्वेश्चन होगा, और जब ये टूटेगा तो नंबर ऑफ कैटायंस ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायंस, ये क्वेश्चन होगा। आती है बात समझ? तो इस केस में नंबर ऑफ कैटायन ग्रेटर देन जब एनायन है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, तो ये सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे करना है, समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से जैसे दूसरा लिखता हूं BeCO3 MgCO3 CaCO3 SrCO3 और BaCO3। फिर से क्वेश्चन अनकंपेरेबल का है। नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, ये है। नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन है और अनकंपेरेबल साइज है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। और ये सब क्या होते हैं? पीपीटीज, है ना? पीपीटीज में भी आपस में सॉल्युबिलिटी कंपेयर हो जाती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अगर सल्फेट्स की, तो सल्फेट्स भी इसी तरीके से चलेंगे क्योंकि SO4 भी डाइनेगेटिव होता है, तो अल्कलाइन मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल का सेम तरीका चलेगा उनका। अब मान लो नाइट्रेट्स लिखे होते हैं, तो नाइट्रेट्स के अंदर LiNO3 NaNO3 KNO3 RbNO3 और CsNO3। अब ये हमारा अनकंपेरेबल होगा। अब अनकंपेरेबल के बाद नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, क्या होगा? हाँ, इक्वल आ रहा है, अनकंपेरेबल है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब यहीं पर BeNO3 होल ट्वाइस MgNO3 होल ट्वाइस CaNO3 होल ट्वाइस SrNO3 होल ट्वाइस BaNO3 होल ट्वाइस। अनकंपेरेबल और
नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन में नंबर ऑफ एनायन ज्यादा तो एक केस इक्वल वाला ही होता है, इक्वल वाला ही होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर? कैसे चल रहा है, समझ में आ रहा है? अब जो नॉर्मल है वो तो सारे इसी से हो जाएंगे, जहां जहां दिक्कत है और जो स्पेशल केसेस है वो मैं और लिखवा रहा हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास लिखा हुआ है LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। तो यहां पर सबसे पहले तो हाइड्रोक्साइड को कंपेरेबल से करना है, ये बात याद रखनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, ठीक है? तो कंपेरेबल से करना है, नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर है? BeOH whole twice, MgOH whole twice, CaOH whole twice, SrOH whole twice और BaOH whole twice। तो यहां पर भी क्वेश्चन कंपेरेबल से ही होगा, नंबर ऑफ एनायन ग्रेटर देन नंबर ऑफ कैटायन, यही केस हो जाता है वो तो। क्लियर है? समझ गए? अरे आ रहा है समझ? अब जैसे मान लो LiX NaX CS सॉरी ये होगा, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे पहले तो अनकंपेरेबल से होते हैं, ये हेलोजन है ना ये, तो ब्रोमीन और आयोडीन, तो अनकंपेरेबल इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, अनकंपेरेबल है तो सॉल्युबिलिटी सॉरी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यही होती है। अरे क्लियर है? और इसी तरीके से BeX2 MgX2 BaX2 क्या होगा? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्या होगा? नंबर ऑफ एनाइंस ग्रेटर देन नंबर ऑफ कैटाइंस, तो सेम केस इक्वल वाला ही आता है, अनकंपेरेबल से करना है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। समझ में आया? तो ये चार थोड़े से स्पेशल केसेस हैं, बाकी सारे जो पॉली एटॉमिक आएगा तो अनकंपेरेबल से ही होंगे। समझ में आ रहा है ना? लिखें ये।
अनकंपेरेबल, हेलोजन्स को ये अनकंपेरेबल। चलें, लिख लिया, तो उधर अब हटाऊं, तो लिख लिया होगा। देखो उधर कुछ ऑर्डर्स एक्सेप्शनल ऑर्डर जो इसको फॉलो नहीं करेंगे। सबसे पहले LICL, NaCl, KCl, RbCl, CHCl, ये है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये पहले तो क्वेश्चन अनकंपेरेबल से होगा और नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, ये है। क्या होगा? अनकंपेरेबल, नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो LICL के बाद इसमें CHCl आता है, CHCl के बाद RbCl, RbCl के बाद NaCl और फिर KCl, ये ऑर्डर आता है। डेट इज डेटा बेस्ड, क्लियर है? डेट इज डेटा बेस्ड, क्लियर है? उसके बाद LIF, NAF, KF, RBF, CSF, ये हमारा कंपेरेबल, फ्लोरीन को कंपेरेबल से किया जाएगा। इक्वल बताना जरा, इक्वल में कंपेरेबल से अगर हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ये इंक्रीज होगी। बस इन दोनों में दिक्कत है। इन दोनों में क्या दिक्कत है? ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, बाकी सब ठीक है, क्लियर है? अब मेरे पास BeF2, MgF2, CaF2,
SrF2 BaF2 क्या होगा, सॉरी फ्लोरीन है, कंपेरेबल नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस। तो ये तो वही केस बन जाता है इक्वल वाला ही, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बस एक दिक्कत है, BeF2 हाईजेस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन हुआ कंपेरेबल से ही है, और जैसा ये होता है वैसे ही समझ गए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और फ्लोराइड्स और ऑक्सलेट सेम होता है। क्लियर है, समझ गए ना, लिख लेंगे। तो ये ऑर्डर्स वो हैं जो वो ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। ये सब बाइट पीपीटीज हैं। NaHCO3 KHCO3 RbHCO3 CSHCO3। यहाँ पर बच्चों एक बात ये और समझ लो, अनकंपेरेबल साइज है, ठीक है, और इसमें कैटायन में ऐसे तोड़ना है Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस CO3 डाइनेगेटिव, दैट इज नंबर ऑफ कैटायंस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायंस। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझ गए, लिख लें। यही बाइकार्बोनेट्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बात समझ में आया। और इसमें NaSCO3 इज वाटर इनसॉल्युबल, NaSCO3 इज वाटर इनसॉल्युबल। चलो खत्म है ये चैप्टर, समझ में आया ना। अब आप सारा मॉड्यूल और देख लो जो बचा हुआ है।